पर फंडामेंटल नजरिया समझते हैं, और ये फंडामेंटल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्ट्रैटेजी हेड विनोद कारकी अब जुड़ गए हैं। विनोद, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप अपना समय दे रहे हैं उसका शुक्रिया। और इनफैक्ट बाजार पर आपकी एनालिसिस और आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी काफी ज्यादा अहम है, ये हमारे लिए जानना। इनफैक्ट बाजार पर ही अगर देखें इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस जो नजर आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी में कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं, लेकिन उसका असर भारतीय बाजार पर तो विनोद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि केपेक्स थीम है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स हैं, कंपनी की कमेंट्री लगातार आ रही है, अर्निंग सीजन है, ये सारी की सारी चीजें उसी तरफ डायरेक्शन दे रही है कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऑन अ पॉजिटिव बायस नजर आ रहे हैं। आपकी राय क्या है? वैल्यू कहां पर नजर आती है आपको? तो धन्यवाद बुलाने के लिए आपके शो पर। तो इसमें देखिए ऐसा है कि मार्च एक्चुअली एक खास महीना रहा है, जब ऐसा एक बार लग रहा था कि रिपीट होने वाला है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, जो हमने 2008 में देखा था। अगर आपको याद होगा, एक के बाद एक यूएस में बड़े बैंक्स, देन यूबीएस और सीएसएफबी का यूरोप में। तो एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कोई रिपीट तो ना हो जाए, जो जैसे पिछली बार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब बियर स्टर्न्स, लीमन ब्रदर्स, फिर इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फेल हुए थे। तो उस चक्कर में एक बार मार्केट ने ये बनाना शुरू कर दिया कि कोई मैसिव स्लो डाउन, रिसेशन, क्रेडिट स्क्वीज, इस तरह का कुछ हो जाए ग्लोबली, तो बाजार ग्लोबली रिस्क ऑफ मोड में चला जाता है। तो उस चक्कर में हमने देखा कि जो बैंक्स हैं स्पेशली, उन पे ज्यादा प्रेशर आया फाइनेंशियल्स पे, बिकॉज ग्लोबल क्राइसिस भी वो बैंक्स की तरफ ही इशारा कर रहा था। तो उस बट जब हम गए मार्च अप्रैल में, हमने देखा कि ये एक्चुअली वैसा कुछ नहीं था, उस तरह का क्राइसिस जो मैनेज हो गया ठीक से। जो सेंट्रल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनने काफी बैक किया लिक्विडिटी देने के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए। तो अब हमने जब देखा कि हमारे बैंक्स तो जो रिजल्ट्स आ रहे थे और इससे पहले भी जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे थे मार्च में भी, मार्च के एंड में, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि दो चीज बहुत क्लियर दिख रही थी बैंक्स में, कि एक तो एनपीए का साइकिल जो 10 साल से डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो बॉटम हो रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि एनपीए बॉटम आउट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एक डेकेडल लो पे चले जा रहे हैं इस साल 24 में। और क्रेडिट ग्रोथ जो है स्पेशली कॉर्पोरेट साइड में, ये भी एक डेकेडल लो से पिकअप हो रही है। तो दोनों फैक्टर और उसके ऊपर से जो मार्केट का जो सिग्नल आ रहा था ग्लोबल मार्केट से कि बैंक्स पे प्रॉब्लम आएगा, वो गलत निकला। तो उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक हो रहा है, जब ऐसी सिचुएशन से जहां पर बहुत डर गए थे इन्वेस्टर्स कि क्या होगा पता नहीं। तो वो वाली सिचुएशन धीरे धीरे वो साफ होते जा रही सिचुएशन की, उतनी खराब नहीं। जो यूएस के भी अभी कंपनीज के रिजल्ट्स देखे होंगे आपने पिछले कुछ दिनों में, सबने बीट किए एस्टिमेट्स। तो वहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड लैंडिंग जिसको कहते हैं, या बहुत ही ज्यादा रिसेशन है, वो वाला सिचुएशन नहीं है। लगता है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगा। और जो सबसे बड़ी बात जो पिछले कई सालों से मार्केट्स का वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग साइकिल जिसको कहते हैं, वो लगता है कि अभी खत्म हो रही है। इंडियन सेंट्रल बैंक ने तो ऑलरेडी पिछली बार इशारा दे दिया कि अब नहीं बढ़ाएंगे, और अभी यूएस में भी वो बोल रहे हैं कि एक आध ही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइजेस निकले मार्केट के लिए, जो मार्केट एडजस्ट कर रहा है फिलहाल। विनोद जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए महीने भर में ना बाजार का मूड जो है, सेंटिमेंट है, उसमें काफ़ी हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का भी हाथ है। लेकिन एक चीज़ जो आपसे मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि अभी महीने भर पहले ये बातचीत हो रही थी कि शायद 18,000 का स्तर आने में ये साल पूरा निकल जाए और FY24 के आखिर तक जाकर हम 18,000 के स्तर देखेंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद वो पहले आ जाएगा। क्या आपको भी ये सेंस मिल रहा है कि बाजार में थोड़ी सी तेजी यहां से मूवमेंट और बढ़ने वाली है और बाइंग के मौके तलाशने चाहिए? हाँ, तो वही कह रहा हूँ, ये जो बीच में जो डर आ गया था वो मार्च में आया था। अगर आप देखेंगे मार्च के पहले मार्केट एक तरह का स्टेबल हो जा रहा था, अराउंड 18,000 लेवल पकड़ लिया था मार्केट ने। और जैसे ही ये बड़ा झटका लगा लोगों को कि कुछ होने वाला है, तो वो उसने एक बार वो काफी नीचे चला गया। तो मुझे लगता है कि 18,000 पे आना इस, जैसे आप समझ लीजिए कि एक नॉर्मलाइजेशन टाइप हो गया वापस से, कि मतलब सब चीज ठीक ठाक है जैसा पहले चल रहा था।
अब इसके बाद जो होगा वो डिपेंड करेगा, दो तीन चीज, मेजर चीज आपको जो नजर रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, कि ये जो यूएस फेड ने जो मैसिव क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया था लास्ट ईयर, वो कब जाके एंड होगा। अगर वो अभी जो सिग्नल मिल रहे हैं मार्केट से, वो ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो गया है और शायद रेट कट की भी बात करी जा रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तो ये यूजुअली मार्केट वैल्यूएशन के लिए पॉजिटिव होता है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में हमने जो देखा है कि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल। आप इन्वेस्टमेंट साइकिल, रियल एस्टेट साइकिल, क्रेडिट साइकिल, प्रॉफिट साइकिल जो है, जो कोर इकोनॉमी है, वो बहुत अच्छा कर रही है। डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन भी अच्छा है। खाली जो लार्ज स्केल मास कंजम्पशन है वहां पर थोड़ा वीकनेस है अभी उसमें, और रिस्क ये है कि मानसून अगर खराब हो गया तो वहां पर और थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। बट ये जो अदर सिक्लिकल फैक्टर्स है ये पॉजिटिव है। तो अगर ग्लोबली यूएस जैसी इकोनॉमी में हार्ड लैंडिंग नहीं होता है और चाइना जैसी इकोनॉमी कोविड के बाहर ऊपर आती है, तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो सिंक नहीं होगा आगे को, और वैल्यूएशन पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो लगभग जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी उतना मार्केट एक्सपांशन आसानी से हो सकता है। सो अगर 10-15% का ग्रोथ आएगा तो 10-1% का मार्केट एक्सपेंशन यहाँ से इस लेवल से जो 18,000 के आसपास है, ये देखना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी कि मार्केट यहाँ से 10-15% के रेंज में ऊपर हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगर ये फैक्टर जो मैं कह रहा हूँ पैन आउट होते हैं तो। प्रियंका यार, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं वो अच्छे संकेत दे रहे हैं, चाहे वो मार्च के जीएसटी फिगर्स की बात करें और तमाम दूसरे पीएमआई इंडेक्स की बात करें, ये तो अच्छे इंडिकेशंस हैं भी। लेकिन अगर हम अर्निंग्स जो आप अभी इंडिकेट भी कर रहे हैं, एक व्यू ये भी बन रहा है यूएस के अर्निंग्स की मैं एक बार बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को फ़र्क पड़ता है जो भी ओवरसीज मार्केट से इम्पैक्टेड होते हैं। जितने भी यूएस मार्केट्स की अब तक अर्निंग्स आई हैं एस&पी की 70% ने बीट किया एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन एक व्यू ये भी है कि ऑलरेडी हमने एक्सपेक्टेशन को 15 से 20% डाउनसाइड कर दिया था। तो ऑलरेडी जब पहले ही टारगेट और एक्सपेक्टेशन लो थी उनको बीट किया है नंबर्स ने, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग्स रिसेशन जो है उससे अभी भी नकारा नहीं जा सकता और उससे इम्पैक्ट होगा हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर। आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, एकदम सही बात कही आपने कि मार्च के चलते लोगों ने ऐसा लगा कि भाई ये कुछ बहुत ही बड़ा भूचाल आने वाला है, तो इसलिए सबने अपने एक्सपेक्टेशंस काट दिए थे। उतना नहीं हो रहा है तो बीट दिख रहा है। तो आपकी बात सही है कि एब्सोल्यूट टर्म क्या ये एक हाई ग्रोथ फेज है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वीकनेस तो आएगी। दिख रहा है कि भाई ये जो सब, जैसे आपने देखा होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी कंपनीज में बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, डील कैंसिलेशन, डील्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, डिफरल्स हो रही हैं, तो हायरिंग भी लो है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हंकी डोरी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है ग्लोबल सिनारियो में। बट कहना ये मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक डीप रिसेशन जिसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं, और उसके उसके सामने होता है सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि मतलब बहुत खराब नहीं होता है और बहुत अच्छा भी नहीं होता, एक बीच की सिचुएशन टाइप रहती है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाली सिचुएशन प्ले आउट हो सकती है यूएस में, स्पेशली अगर ये लोग रेट अब और ना बढ़ाएं। और अगर देखो कैपिटल बैंकिंग सिस्टम और कैपिटल मार्केट्स अगर और रेट नहीं बढ़ता है तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा वो एक पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है ग्लोबली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अभी यहाँ से क्या एक्शंस लेते हैं, वो बहुत डिटरमाइन करेगा कि ग्रोथ को कितना सपोर्ट देते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन यूएस में सडनली आप देखें कि आगे को एकदम नीचे आने लगे, तो एकदम से क्या होगा कि वहां पर ग्रोथ पे फोकस आना शुरू हो जाएगा। तो ग्रोथ पे एक बार फोकस आना शुरू हो जाएगा वहां पर पॉलिसी मेकर्स का कि भाई जॉब्स कट रहे हैं, इकोनॉमी रिसेशन में जाने की चांसेस हैं, तो वहां पर वो मार्केट पहले डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो पॉलिसी एक्शंस के बेसिस पे वहां पर शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात एकदम सही है कि ये खाली ऐसा था कि बहुत ज्यादा डर गए थे जिससे एक्सपेक्टेशन लो हो गई थी। तो बट एक्चुअल ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी उस पर डाउट्स काफी हैं अभी, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि 18,000 के आसपास चल रहा था, वो नीचे आ गया, अब वो उस लेवल पे पकड़ लिया। अब यहाँ से
किस तरह के एक्शंस होते हैं, किस तरह की एब्सोल्यूट ग्रोथ आती है, वो डिटरमाइन करेगा कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाता है। लेकिन विनोद, वन लास्ट थिंग, ये तो हम समझें कि कॉशियस स्टांस अपनाना चाहिए बाजार पर, लेकिन धीमी रिकवरी के बावजूद केपेक्स में हमने बढ़ोतरी देखी है। कुछ तमाम थीम्स अगर देखें, रियल एस्टेट को ही ले लीजिए, 10 साल के स्टैग्नेशन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है अप साइकिल होती दिखी। इनफैक्ट एक अनदर लीग ऑफ अप मूव देखने को मिला है। और आपके वैल्यू स्टॉक्स के थीम देखें, उसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स भी है, रियल एस्टेट पर भी आपने भरोसा जताया है। तो यहाँ से लेकर आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाया जाए, कौन से स्पेसेस और थीम्स पर नजर रखी जाए, और अगर कोई स्टॉक भी आप अगर हाईलाइट करना चाहें। नहीं, एकदम सही कहा आपने कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द इकोनॉमी की, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ये जो सेक्टर्स हैं, और कंजम्पशन में भी क्या हो रहा है, आप देखिए जो हाई टिकट कंजम्पशन क्या होता है, घर लेते हैं लोग, गाड़ियां लेते हैं, और जो लो टिकट कंजम्पशन, मास कंजम्पशन वाली आइटम होती हैं, वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा है कि जैसे जहाँ पर डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, हाई टिकट, जैसे ट्रैवल करना है आपको, होटल जाना है, रेस्टोरेंट में खाना है, ये सब में कोई गिरावट नहीं दिख रही हमको। घर लेना है, गाड़ियां लेना है, वो रोबस्ट दिख रहा है। तो जहां पर जो एक तबका है जिनकी इनकम अच्छी है और जिनने सेव भी किया ड्यूरिंग कोविड, वहां पर कंजम्पशन पैटर्न ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट साइड आपने कहा, जैसे रियल एस्टेट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, इनमें काफी मतलब, और मैंने जैसे बताया कि बैंकिंग के लिए जो 3 की आइटम होते हैं कि जो आप देखे हैं कि एनपीए साइकिल कहाँ है, तो एनपीए साइकिल 10 साल के बॉटम पे जाएगा 24 में, अभी स्टिल बॉटमिंग आउट चल रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ, कॉर्पोरेट रीलेवरेजिंग शुरू नहीं हुआ, भले ही रिटेल स्ट्रांग है, बट कॉर्पोरेट रीलेवरेजिंग जस्ट शुरू हो रहा है अभी, तो अभी बहुत टाइम है उसमें ग्रोथ पिकअप करने का। और तीसरा होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वहां पर थोड़ा सा भी लगता है कि वो पीक आउट होगा, बट ये जो 2 मेजर आइटम है जिनसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो अच्छे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कॉर्पोरेट बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक, और एलएनटी जो इंफ्रा साइड में है, और कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स भी हैं, जैसे आपका आईटीसी बहुत अच्छा कर रहा है, हमको अच्छा लगता है। और आपके जैसे फिनिक्स मिल्स हो गया, ऑन द रियल एस्टेट कंजम्पशन का मिक्स हो गया वो। और तो इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हमने नेम किए हैं उसमें। बट जो आप थीम अगर पकड़े, जहां पर आउट परफॉर्मेंस चलती रहेगी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेके, वो आपके क्लियरली ये जो मैंने बताया 2-4 सेगमेंट्स हैं, लार्जली जो इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के अंदर आते हैं, ये मेरे को लगता है कि कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, बाजार का आउटलुक शेयर किया, और अपने स्टॉक्स, जो वैल्यू स्टॉक्स आपके आपने जो सजेस्ट किए हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वो भी बताने के लिए। लार्ज कैप की अगर हम इसको 2 हिस्से में बांट दें, तो विनोद जी बुलिश हैं एनर्जी स्टॉक्स पर और बैंकिंग स्टॉक्स पर। ONGC, IOC, कोल इंडिया, NTPC, गेल, BPCL, SBI, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये इनके फोकस लिस्ट में है। और अगर हम मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी दबदबा है एनर्जी स्टॉक्स का, ऑयल इंडिया, PFC, HPCL, NHPC। इसके अलावा जिंदल स्टील, फेडरल बैंक, जहाँ पर हम तेज़ी देख भी रहे हैं, और L&T फाइनेंस होल्डिंग ये फोकस में है।